हेलो बच्चों, आई होप you are enjoying my online classes of science and you are staying safe at your home। तो एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हमने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में पाठ 9 गुरुत्वाकर्षण कक्षा 9 का पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण को अच्छी तरह से पढ़ा था, उसके हर टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर किया था। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण के अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, ये सारे जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़े मैथमेटिकल हैं, तो मैथमेटिकल क्वेश्चनों से डरना नहीं होता है, बड़े आसान है। आसान तब होंगे जब आपके फॉर्मूलेज यानी जो आपने टॉपिक पढ़ा उसके अंदर जो फॉर्मूलेज आते हैं वो आपको क्लियर हो, बेसिक चीज़ें, तो आप कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स में किस प्रकार बदलेगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको तो देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो वस्तुओं पर लगने वाले गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला क्या है। F=G इंटू एम इंटू स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा M क्या है, द्रव्यमान ऑफ अर्थ, और छोटा m क्या है, द्रव्यमान ऑफ दूसरे ऑब्जेक्ट। यानी दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं का, तो पहले का द्रव्यमान m है, दूसरे का स्मॉल m है, और r क्या है, दोनों के बीच की दूरी या डिस्टेंस। तो ठीक है, G सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक हो गया, m वस्तु का द्रव्यमान, m वस्तु का पृथ्वी का द्रव्यमान, और r दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। अब यदि दूरी को आधा कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी होगी r1=r/2। ठीक है, तो F1 क्या होगा फिर, F1 मतलब एक वस्तु का बल, तो G बटा R1 का स्क्वायर, और F1 क्या होगा, G=m बटा R/2 का स्क्वायर। उसके बाद F1=4 इंटू कैपिटल G यानी ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंस इंटू m, कैपिटल M मतलब द्रव्यमान ऑफ अर्थ का द्रव्यमान, इंटू स्मॉल m बटा R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा आपका F1=4F, यानी F1=4F। तो यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार जो है पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी क्यों नहीं गिरती। तो ये भी हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान जो है वस्तु का वह, यानी वस्तु की जो गति होती है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, इसलिए बल वस्तु भारी हो चाहे हल्की हो वो एक समान गति से गिरती हैं। तो हमें पता है पृथ्वी के ऊपर गिरती हुई वस्तु का त्वरण क्या होता है, G=gm बटा आर स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान बटा दोनों की बीच की दूरी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे G का है सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक, m पृथ्वी का द्रव्यमान, और r क्या है, त्रिज्या। तो इस प्रकार क्या है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए भारी अथवा हल्की वस्तुएं दोनों एक समान गति से गिरती हैं। ठीक होगा, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलो की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर है, अब पृथ्वी का द्रव्यमान दिया उन्होंने 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये हमने पढ़ी है चैप्टर में, आपको याद होनी चाहिए। अब उसका उत्तर क्या होगा, पृथ्वी तथा उसकी सतह के पर रखी हुई किसी वस्तु के बीच में गुरुत्वीय बल का परिणाम, जो परिमाण होता है ना, मतलब मात्रा होती है पृथ्वी की सतह पर और उसके बीच की रखी किसी वस्तु का परिमाण क्या होगा, F=G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा R का स्क्वायर। अब यहाँ पे G क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक, आपको पता है इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद स्मॉल m क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान जो सतह पर रखी है, और m क्या है, पृथ्वी, बड़ा M है पृथ्वी का द्रव्यमान है, आपको पता ही है 6 ×
10⁻24 kg है, जबकि वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। तो r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या वो भी पता है आपको, दी हुई यहाँ पे 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो इसलिए फार्मूले से मुताबिक F = G × M बटा r²। तो F क्या होगा, G आ गया आपका ये, और कैपिटल M × स्मॉल m होगा आपका ये, कैपिटल M स्मॉल m। उसके बाद आता है आपका r की स्क्वायर, तो आता है आपका 9.8। तो पृथ्वी पर उसकी सतह पर किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच का गुरुत्वीय बल का परिमाण होगा 9.8 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है, बराबर है, बताइए और क्यों। तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को बराबर गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के लिए समान होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो वह दोनों बल जो है जिससे पृथ्वी को चंद्रमा आकर्षित करता है और चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है वह दोनों का एक समान ही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, यदि चंद्रमा को पृथ्वी आकर्षित करती है तो पृथ्वी चंद्रमा को क्यों नहीं आकर्षित करती। अब इसका कारण है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में बहुत अधिक होने के कारण त्वरण क्या हो जाता है, नगण्य। किसका त्वरण नगण्य हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी चंद्रमा को की ओर आकर्षित नहीं करती, यानी पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित नहीं होती है, अपितु चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा। ठीक है, यदि नंबर 1 कंडीशन दी है, पहली कंडीशन है एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, और दूसरी कंडीशन है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए अथवा 3 गुना कर दिया जाए, और तीसरी कंडीशन है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए। तो इन तीनों कंडीशनों में हमने निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा दोनों के बीच में। तो आपको पता ही है फार्मूला गुरुत्वाकर्षण का क्या है, फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल = ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। ठीक है, इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू वस्तु का द्रव्यमान बटा दोनों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर। तो जब ये हो जाएगा तो आप निकालेंगे इसको फार्मूला से, फार्मूला F1। अब आपको पता है यदि पहले पे देखते हैं हम, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो द्रव्यमान मतलब मीटर का हो जाएगा आपका 2m। पहली वस्तु का द्रव्यमान है m1 तो इसका द्रव्यमान है 2m, और दोनों के बीच में लगने वाला द्रव्यमान कितना होगा, F1 = फार्मूला आपको पता ही है, ये फार्मूला रहेगा G × कैपिटल M × स्मॉल m1 बटा r²। तो वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो आगे आ जाएगा आपका 2f। तो F1 कितना होगा 2f। तो दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाएगा। अगर यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो भी दुगना हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है, यदि वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना या तिगुना कर दी जाए तो r1 होती है दूरी, इसको हम दुगना कर देते हैं 2r। तो क्या होगा, फॉर्मूला आपको ये रहेगा G कैपिटल M × स्मॉल m बटा 2r का स्क्वायर। तो आगे क्या बन जाएगा, कैपिटल G होगा आपका कैपिटल M बटा r बटा 4r²। तो आगे आ जाएगा आपका 1/4 इंटू कैपिटल G इंटू कैपिटल M स्मॉल m बटा r², यानी F1 क्या आ जाएगा 1/4f, यानी 1 का चौथाई होगा, घट जाएगा। तो दोनों वस्तुओं के बीच अगर डिस्टेंस को दूरी दुगनी कर दी जाए तो दोनों में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 ही रह जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन, यदि दोनों वस्तु, ये तो दुगना था, अगर तिगुना कर दिया जाए इसी दूसरी कंडीशन में तो तिगुने में क्या हो जाएगा 1/9, यानी वो 1 का 9वां हिस्सा रह जाएगा बल। अब तीसरी कंडीशन, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, दोनों का द्रव्यमान m1 का स्मॉल m1 का 2m हो जाएगा और बड़े m का भी आपका 2m हो जाएगा। तो क्या होगा, फार्मूला वही रहेगा G m1 × m बटा r²। तो क्या आ जाएगा फार्मूले में आपका 4f, यानी दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, फिर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, जब आप दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को बढ़ाएंगे दुगना करेंगे
तो दोनों के बीच में लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा। तो ये भी आपका हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व, ये मैंने आपको चैप्टर में बताए थे। सार्वत्रिक नियम के महत्व 3 नियम है और इसके 4 महत्व थे। नंबर 1, इस नियम की सहायता से हम विभिन्न आकाशीय पिंडों जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, इस नियम से हम आकाशीय पिंडों की गति एवं कक्षाओं की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और नंबर 3, इसी नियम से हम समुद्र के ज्वार भाटों को समझने में सहायता मिल सकती है। नंबर 4, इस नियम से हमें यह पता लगता है कि हमारी स्थिति कैसी है पृथ्वी में, वो भी हमें इसको पता चलता है। तो ये थे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? मुक्त पतन का त्वरण क्या है? ये भी मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। मुक्त पतन का त्वरण, अब मुक्त पतन का त्वरण वह होता है जो पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी भी वस्तु पर लगता है। तो जब पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु गिरती है तो वह क्या होता है? बेसिकली वह हमारे पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है, इस पर और बल लगता नहीं है। तो इसलिए यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है। इसे स्मॉल g से व्यक्त करते हैं और इसका मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? तो इस बल को हम कहेंगे उसका भार। पृथ्वी तथा वस्तु के गुरुत्वीय बल को हम कहेंगे उसका भार। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ। यदि एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदने जाता है, इस सोने का विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है, तो क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? और ध्रुवों पर जी का विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है मान। तो ये प्रश्न कहाँ से मिलता है? जब मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के टॉप वीडियो 2 में कि विषुवत ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर जो है, विषुवत वृत्त पर जो है द्रव्यमान में क्या फ़र्क होता है, तो ये आपको उस टाइम मैंने बताया था। तो उसी हिसाब से प्रश्न होगा। देखिए, मित्र खरीदे हुए सोने से भार संतुष्ट बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? क्योंकि सोने का पहले वाला भार जो है, सोने का भार पहले से कम हो जाएगा। आपको पता ही है, ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा विषुवत वृत्त पे भार जो है कम हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि जी का मान है कैपिटल G बटा इंटू कैपिटल M बटा R स्क्वायर। यहाँ पे G है गुरुत्वीय स्थिरांक, कैपिटल M है पृथ्वी का द्रव्यमान और R है पृथ्वी की त्रिज्या या डिस्टेंस। यहाँ पे त्रिज्या होगी, डिस्टेंस की बात नहीं की जाएगी। तो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इसलिए ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या R जो है विषुवत रेखा की त्रिज्या R से कम होती है। ये ध्रुव है आपके, यहाँ पे त्रिज्या कम है जबकि विषुवत वृत्त में ध्रुव त्रिज्या ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या आता है? यही कारण होता है कि विषुवत रेखा पर G का मान कम होता है और विषुवत रेखा पर सोने का भार जो है ध्रुवों की अपेक्षा कम होगा। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? एक कागज़ की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों है? देखिए, एक कागज़ की शीट होती है, उस शीट को उसी कागज़ के एक गोलाकार गेंद रूप में बनाते हैं और दोनों को एक गति से ऊपर से गिराते हैं। तो गेंद जो है कागज़ की अपेक्षा अधिक तेज होगी जबकि कागज़ कम तेज होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तुओं पर हवा का घर्षण बल लगता है। ठीक है, हवा का घर्षण बल लगता है। कागज़ का क्षेत्रफल बड़ा होता है, ज़्यादा होता है गेंद के मुकाबले, इसलिए उसके ऊपर घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसकी गति धीरे धीरे होगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 भाग या 1/6 गुना है। एक 10 किलो की वस्तु चंद्रमा पर पृथ्वी के न्यूटन भार क्या होगा? एक 10 किलो की वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा, ये हमने निकालना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? वस्तु का भार दिया है 10 किलोग्राम। पृथ्वी की सतह पर त्वरण आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और पृथ्वी पर वस्तु का भार आपको पता है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स यानी त्वरण। तो m क्या आपको पता है 10 इंटू 9.8 इक्वल टू 98 न्यूटन। ठीक है, तो m है 10 किलो और आपका त्वरण g है गुरुत्वीय त्वरण कितना 9.8।
वो आएगा 98 न्यूटन। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना होगा। अतः वस्तु चंद्रमा पर भार 1/6 इंटू 98 यानी 16.33 न्यूटन, ये इसका उत्तर होगा 16.33 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो अच्छी तरह समझ गए होंगे आपको प्रश्न नंबर 12 भी। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर होता है ऊपर की ओर में, ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। अब हमने ज्ञात क्या करना है, अधिकतम ऊंचाई तक जहां तक गेंद पहुंचती है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने पर लिया गया कुल समय। तो हमने उस गेंद को 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका, हमने ज्ञात करनी है कितनी ऊंचाई तक जाती है वो पृथ्वी की सतह से, फिर वहाँ से सतह तक आने में कितना समय लेती है, यानी टी एंड उसकी हमने वी। तो गेंद का आरंभिक वेग हो गया 49 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई तक गेंद रुक जाती है तो अंतिम वेग हो गया 0। अधिकतम ऊंचाई पर होती है वहाँ उसमें वेग हो जाता है 0। तो त्वरण आपको पता ही है 9.8 होगा, पर लेकिन जब त्वरण ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकते हैं, आपको बताया था, मैंने चैप्टर पढ़ाया था, उसमें होता है माइनस में, जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो होता है प्लस में, ठीक है। तो त्वरण हो गया माइनस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऊंचाई कितनी होगी, h किलोमीटर, ठीक है। अब गति का तीसरा नियम क्या बोलता है बच्चों, गति का तीसरा नियम बोलता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, जहाँ पे v स्क्वायर हो गया अंतिम वेग, u होगा आपका प्रारंभिक वेग और a हो गया आपका त्वरण। तो ये आ गया आपका 0 स्क्वायर इक्वल टू 49 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 98 इंटू h। अब h निकालते हम, h क्या जाएगा आगे 19.6, आज h इक्वल टू 49 प्लस 49, तो h क्या आएगा आपका 49 इंटू 49 बटा 19.6 यानी 122.5 मीटर। तो ऊंचाई तो आ गई 122.5 मीटर। अब उसकी ऊपर से नीचे की ओर कितना समय लेगी, तो मान लीजिए ऊंचाई से नीचे तक पहुंचने के लिए लिया गया समय ts, तो v इक्वल टू u प्लस at पहले नियम के हिसाब से, ठीक है। तो गति का पहला नियम बोलता है v इक्वल टू u प्लस at, यानी u आपको पता ही है v क्या है 49 है, v 0 है, u 49 है, तो 0 इक्वल टू 49 प्लस माइनस 9.8 t। अब t निकालते हैं, अब t क्या होगा, अब 49 के बटा हो जाएगा 9.8 और नीचे आके प्लस बन जाएगा, तो t क्या होगा 49 बटा 9.8 इक्वल टू 5 सेकेंड। इस प्रकार आपका लिया गया समय कितना होगा 5 सेकेंड। ये है एक साइड का, लेकिन जब ऊपर को फेंका तो 5 सेकंड लिए, फिर ऊपर से नीचे आने के लिए फिर से 5 लिए, तो टोटल कितना सेकंड हो जाएगा आपका 10। तो वस्तु जो है वो वापस आने तक 10 सेकंड का समय लेगी। तो ये हो गया आपका समय भी निकल गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका, एक 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी पर एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने से पहले अंतिम वेग ज्ञात करना है इसका हमने, ठीक है, यानी अंतिम वेग कितना पहुंचता है वो हमने ज्ञात करना है। तो उत्तर क्या होगा, प्रारंभिक वेग आपको पता है u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड और ऊंचाई दी है 19.6 मीटर, ठीक है, और त्वरण आपको पता है 9.8 होगा ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो आपको पता है गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah। अब इस फॉर्मूले से हम इसकी क्या निकालते हैं, अंतिम वेग यानी v निकालते हैं। तो v स्क्वायर क्या होगा, u आपको पता है 0, तो 0 का स्क्वायर 2 इंटू 9.8 और h है 19.6, तो v स्क्वायर आ जाएगा आपका 19.6 प्लस 19.6 सॉरी गुणा, तो v क्या होगा अंडर 19.6 इंटू 19.6 यानी 19.6 मीटर पर सेकंड। इसलिए अंतिम वेग है 19.6 मीटर पर सेकंड। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले का अंतिम वेग होगा पत्थर का 19.6 मीटर पर सेकंड। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका जाता है, जहाँ पे g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने और नेट विस्थापन यानी पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी भी ज्ञात करनी है। चलिए पत्थर का आरंभिक वेग आपको पता है u होगा 40 मीटर पर सेकंड। अधिकतम ऊंचाई पर जहाँ रुक जाता है वो है v इक्वल टू 0, जहाँ पर रुक जाता है तो ऊंचाई अंतिम वेग होगा 0, ठीक है। त्वरण आपको पता है -10 मीटर पर सेकंड दिया है इन्होंने, ठीक है, वैसे 9.8 होता है पर इन्होंने वैल्यू दिए 10 मीटर पर सेकंड, तो ऊपर की तरफ होगा माइनस, नीचे की तरफ आते होगा माइनस, ठीक है,
क्योंकि वह गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में आ रहा है। तो गति का तीसरा नियम पता है आपको, v² = u² + 2ah। तो v होगा 0² = 40² + 2 × -10। इस पर इसकी हम हाइट निकालते हैं 80 m, हाइट होगी आपकी 80 मीटर। तो पत्थर अधिकतम ऊंचाई यानी 80 मीटर तक पहुंचेगा और पत्थर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है। अतः नेट विस्थापन क्या होगा 0, क्योंकि वो शुरू से जहाँ से गया वहीं वापस आ जाता है और पत्थर 80 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और लौट कर 80 मीटर वापस आता है। अतः तय की गई दूरी कितनी होगी 80 + 80 = 160 मीटर। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 16 चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 16 प्रश्न नंबर 16 जो है इसमें दिया गया है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान m आपका 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। सूर्य का द्रव्यमान m × 2 × 10⁻30 किलोग्राम है। दोनों के बीच औसत दूरी भी दी है उन्होंने, r क्या है 1.5 × 10⁻11 मीटर। और g आपको पता ही है, g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला आपको पता ही है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का, आपको पता है g × m/r²। तो ये वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.57 × 10⁻22 न्यूटन। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा 3.57 × 10⁻20 न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न तरफ, प्रश्न नंबर 17। बच्चों ये सारे जो प्रश्न हैं आपके मैथमेटिकल फॉर्म में है, इसको मैं आपको सारे बता रहा हूँ। हालांकि आप इनको अपने आप कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले जो हैं आपको पता है। तो प्रश्न नंबर 17 है, कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। तो हमने ज्ञात करना दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। तो पहले पत्थर का आरंभिक वेग हो गया आपका 0, त्वरण हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहले दूसरे पत्थर का प्रारंभिक वेग 25 और उसका त्वरण होगा -, क्योंकि वह नीचे की ओर आया। तो माना दोनों पत्थरों ने t समय के बाद h ऊंचाई हासिल की। अब दूसरे पत्थर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है hm। अब दूसरे पत्थर के लिए गति के दूसरे समीकरण का हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा समीकरण बोलता है h = ut + ½ at²। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, u हो गया आपका 25, t टाइम है और ½ at², a हो गया -10 और t होगा t2। तो हम h क्या होगा 25t - 5t²। उसी तरह पहले पत्थर द्वारा तय की दूरी होगी 100 - h, यानी 100 - h = ut + ½ at²। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारी जो आएगी वो हो जाएगी आपकी इसकी 100 - h = 5t²। समीकरण 1 और 2 से क्या पता चलता है h = h + 100 - h = 25t - 5t² + 5t²। तो कितना आता है 100 - 25t यानी 4 सेकंड आता है आपका लास्ट में। t = 100/25 यानी 4 सेकंड। तो समीकरण से हमने यह ज्ञात किया कि h कितनी आएगी 25 × 4 - 5 × 5 × 4 का स्क्वायर, यानी 100 - 20 = 20 मीटर। तो दोनों पत्थर 4 सेकंड के बाद 20 मीटर ऊंचाई पर मिलेंगे। समय होगा 4 सेकंड और दूरी होगी 20 मीटर। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 भी आपकी पिछले वाले प्रश्न की तरफ होगा जो मैंने ऊपर कंडीशंस वाला प्रश्न बताया था आपको, प्रश्न नंबर 13। तो इसी तरह आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोलता है किसी द्रव में कोई वस्तु डुबो दी जाती है और उस पर उत्प्लावक बल लगता है। तो उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है आपको पता है। किसी द्रव में कोई वस्तु डुबोते हैं तो बल जो है वस्तु जो डुबोते हैं तो पानी को नीचे की ओर धक्का देगी, ठीक है। ये पानी सतह है, ये वही वस्तु है, ये पानी को नीचे की ओर दबाएगी और ये पानी धक्का देगी ऊपर की तरफ। तो जो उत्प्लावन बल लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो किसी द्रव में डूबी गई वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने, प्लास्टिक के टुकड़े को छोड़ने पर पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। उत्तर क्या होगा प्लास्टिक के टुकड़ा या गुटका पर लगने वाला उत्प्लावक बल जो है उसके भार से अधिक होता है। मैंने आपको बताया था अगर भार ज़्यादा होगा तो उत्प्लावन बल लगेगा और वस्तु ऊपर आ जाएगी, यानी वस्तु तैरती रहेगी। यदि वस्तु का भार उसके घेरे गए पानी के घनत्व से ज़्यादा हो तो वो डूब जाएगी, ठीक है। इसलिए प्लास्टिक का टुकड़ा पानी की सतह पर आकर तैरने लगता है।
प्रश्न नंबर 21, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर और पानी का घनत्व है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पदार्थ पानी में तैरेगा या डूबेगा, ये हमने ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखिए आप, पदार्थ का आयतन कितना है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर और घनत्व कितना किया उसने पानी का, जो वो है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पदार्थ का द्रव्यमान 50 ग्राम, पदार्थ का आयतन 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब पदार्थ का घनत्व हमें पता है, पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का आयतन यानी 50 बटा 20 यानी 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पदार्थ का सापेक्षित घनत्व भी हमें पता है, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, ये मैंने सब पढ़ाए हैं फॉर्मूले आपको बच्चों। तो आगे क्या आ जाएगा 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बटा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 2.5। इसलिए पदार्थ का सापेक्ष घनत्व 1 से अधिक है तो पदार्थ पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो यदि पानी का घनत्व 1 से अधिक है, 1 ग्राम है और उसका पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व उससे ज़्यादा है यानी 1 से अधिक है, तो वो डूब जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ का घनत्व 2.5 और पानी का घनत्व 1, इसीलिए पदार्थ डूब जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 प्रश्न क्या बोलता है, 500 ग्राम के एक मोहर बंद पैकेट का आयतन है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर और पैकेट 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। देखिए आयतन तो दिया है 350 क्यूबिक पर सेंटीमीटर और उसका पानी का घनत्व दिया है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, पैकेट डूबता है तैरता है यह बताना है और साथ में पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान वो भी बताना है। तो दिया है पैकेट का द्रव्यमान 500 ग्राम, पैकेट का आयतन 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें घनत्व पता है, निकालते हैं पैकेट का द्रव्यमान बटा पैकेट का आयतन यानी 500 बटा 350 यानी 1.43 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया पदार्थ का या पैकेट का घनत्व। अब हम निकालेंगे पैकेट का सापेक्षित घनत्व। तो ये आपको पता है पैकेट का घनत्व जो आया बटा पानी का घनत्व, तो 1.43 बटा 1 ग्राम आ गया 1.43। तो अब यहाँ पे देखिए फाइनल उत्तर क्या है, पैकेट का सापेक्षित घनत्व है 1 से अधिक यानी 1.43, इसलिए पैकेट पानी में डूब जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हमने निकालना है इसका पानी कितना विस्थापित करेगा। तो विस्थापित पानी का द्रव्यमान है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब विस्थापित पानी का द्रव्यमान, विस्थापित पानी का आयतन इंटू पानी का घनत्व यानी 350 इंटू 1 इक्वल टू 350 ग्राम। इसलिए पैकेट के विस्थापित पानी का द्रव्यमान भी 350 ग्राम ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, परंतु आप इसको पॉज करके बार बार देख सकते हैं क्योंकि प्रश्न भी बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में सारे प्रश्न करा दिए जाएं। तो उम्मीद है आप बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे प्रश्न समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी आए तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं और बीच में जहाँ आपको समझना है पॉज करके उसको दोबारा धीरे धीरे सुन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको चैप्टर 11 जो भी अच्छी तरह से समझ आया होगा और सारा आपने अच्छी तरह से समझा भी, प्रश्नों को भी अच्छी तरह से समझे होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।